हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन इकोनॉमी सेशन, जिसके अंदर अपने आज टैक्सेशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी का ये जो पोर्शन है वो कहाँ से लिया हुआ है वो ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी जो बुक है, और इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे है, ठीक है, बजट और अदर एलिमेंट जो सोर्सेज हैं वहाँ से ये सारे पोर्शन को लिया गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, खास आपके लिए। चलिए, आपको मैंने बता ही दिया, एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, और इकोनॉमिक सर्वे इंडियन बजट की टर्मिनोलॉजी। ठीक है। और इसके साथ ही जो आज इस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ने वाले, ठीक है, वो है टैक्सेशन के बारे में। और उससे पहले आप सभी लोग टेंशन फ्री हो जाइए। टेंशन फ्री इसलिए हो जाइए क्योंकि जो कंटेंट है आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को। ठीक है, कि हिंदी नहीं है इंग्लिश नहीं है, दोनों तरफ से कंटेंट है। ठीक है, हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक के अंदर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है। हिंदी वालों के लिए इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मतलब मेरा जो वो कैब रहेगा दोनों के अंदर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। चलिए, और इसके साथ ही इस लेक्चर के अंदर व्हाट्स इनसाइड दिस लेक्चर, तो टैक्सेशन के बारे में मैंने बताया आपको कि जो कर संरचना है वो क्या होती है, कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है ना। और ये भारत में कैसे प्रचलित है या भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, सब इसके अंदर अपने देखने वाले हैं। चलिए, इसके साथ ही इस लेक्चर की शुरुआत करें। और जो बच्चे ध्यान रखिए यूपीएससी सीएससी मेंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेबस भी यहाँ पे लगा रखा है कि ये जो लेक्चर है वो आपके लिए कितना रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कंटेंट भरपूर एकदम आपके लिए ही तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट में कहीं कमी नहीं होगी, ये याद रखें। कुछ भी कमी हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, कर क्या है। तो कर देखिए, वो सभी लोग एक सिंपल सा आंसर लिख के आएंगे कर वाला, कि कर सर वो होता है कि सरकार को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फलाना ये वो, है ना। और उसके लिए सरकार को मनी धन की आवश्यकता होती है। और सरकार ये कहाँ से पूरा करती है? सरकार ये जनता के पास कर के माध्यम से पूरा करती है ना, इस धन को, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं। पर ये सिंपल नहीं है। अब बताइए, लगभग लोग जो हैं वो यही आंसर है कि कर का यही सिस्टम होता है। पर अगर अपने थोड़ी सी एक अलग अप्रोच से इसको सोचें, कुछ अलग हटके इसको लिख के आए, तो क्या जो एग्जामिनर आपका ध्यान रखिए, जो आपकी कॉपी से करे, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चलिए, अब मैं आपको कर या टैक्स के जो अवधारणा है, या इसकी जो अपने परिभाषा कह सकते हैं, डेफिनेशन है, वो कैसे लिख के आएंगे या कैसे सोचने में अपने सोच सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है। तो कर के बारे में अगर मैं पहला आपको डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर, तो कर है आपका सामाजिक व्यवस्था की फीस। बस 4 शब्द लिखूंगा, और 4 शब्द लिखते ही आपका फिर फंडा क्लियर करते हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की फीस या कीमत, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहेंगे सोशल ऑर्डर। ठीक है, सोशल ऑर्डर। अब आप पूछेंगे सर ये सोशल ऑर्डर बीच में कहाँ पे आ गया इकोनॉमी के अंदर? ठीक है, अब खुद सोचिए। ठीक है, कि अगर आपके घर में चोरी होती है, मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, पर मान लीजिए पड़ोसी घर में चोरी होती है, आपके घर में नहीं होती है, पड़ोसी घर में चोरी होती है, और आप फिर किसको फ़ोन करेंगे? ठीक है, वो किसको फ़ोन करेंगे? पुलिस को फ़ोन करेंगे। अब ऐसी घटना पर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या है? सरकार ही है। ठीक है, सरकार इसके लिए धन इकट्ठा कर रही, किसके माध्यम से? कर के माध्यम से। घुमा फिरा कर आपको कहानी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कहानी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बताइए, जिसके घर में चोरी हुई उसने डायरेक्ट रूप से पुलिस का सहारा लिया, उसका लाभ उठाया, पुलिस सर्विस का। बिल्कुल सही। ठीक है। पर मान लीजिए जिसके घर में चोरी नहीं हो रही, और जिसका कोई पुलिस से मतलब आज तक ज़िंदगी से कोई नाता नहीं है ना, कहीं एफआईआर नहीं लिखवाई, कभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो क्या उसके घर में चोरी ना होने का श्रेय किसको देंगे?
सरकार को नहीं देंगे, स्टेट को नहीं देंगे, राज्य को नहीं देंगे, क्योंकि स्टेट ने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है जिसके कारण से जो मुजरिम है वो डर रहे हैं, है ना। मतलब मान लीजिए 100 में से कोई एक आधा बंदा ही है जो चोरी कर रहा है, और जो 99 है वो डर रहे हैं, किसके कारण से, जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन है स्टेट के अंदर, है ना। अब इस कारण से जो सामाजिक व्यवस्था किसी प्रदेश या राज्य में बनी हुई है, अब इसकी फीस के रूप में आप क्या कह सकते हैं, कर को कह सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है इससे आपको फंडा क्लियर हो गया कि सोशल ऑर्डर की फीस के रूप में अपने कैसे देख सकते हैं, है ना। कि चाहे आपके घर में चोरी हो रही है या आप सुरक्षित रूप से हैं, है ना, चोरी नहीं हो रही या कुछ भी है, ठीक है, तो मतलब सामाजिक व्यवस्था की जो फीस के रूप में आप पे कर रहे हैं वही है कर, ठीक है। तो कर का आपने एक जो फंडा है वो ऐसे देख सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की कीमत है या आपने कह सकते हैं फीस है, ठीक है। अब उसके बाद जो सरकार द्वारा जो खर्च से संबंधित दायित्व पूरा करने का तरीका है, मैंने आपको बताया कि सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसको पूरा करने के सरकार के दायित्व है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको पूरा करने का तरीका क्या है, कर है, कर लिया जाएगा लोगों से। दूसरा है कराधान से आय का अंतर कम होता है ना। अगर हम, जो सरकार है, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, सरकार जो है वो कर लगाती, टैक्स लगाती है। मान लीजिए 2 पर्सन, एक की इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, दूसरे की 10,000 रुपये पर मंथ है। अब सरकार ने लगाया 30% टैक्स, दोनों पर इक्वल लगाए, ठीक है। अब बताइए इसकी इनकम में से तो, ठीक है, कितना रह जाएगा, 35,000 रुपये, 35,000, ठीक है, और इसकी इनकम में से रह जाएगा 7,000। अब बताइए जो पहले जो अंतर है 50,000 और 10,000 का अंतर 40,000 रुपये ना, दोनों का अंतर कितना था, जब इन्होंने अपनी इनकम प्राप्त की तब इनकी इनकम का कितना अंतर था, इनके बीच में डिफरेंस कितना था। ये अमीर भाई साहब हैं, है ना, ये गरीब हैं। अब दोनों का अंतर देखिए, जब इन्होंने तनख्वाह अपने प्राप्त की होगी तो 40,000 रुपये, पर सरकार ने जैसे ही टैक्स लगाया तो इसका कितना रह गया, 35,000 रुपये, इसका कितना रह गया, 7,000 रुपये। अब डिफरेंस देखिएगा इसके अंदर, अब इसके अंदर डिफरेंस निकलेगा 28,000 रुपये, है ना। 40,000 से इनका डिफरेंस कितना रह गया, 28,000। मतलब जो अमीर और गरीब हैं इनकी आयों के अंदर भी तो इनकी इनकम के अंदर भी तो डिफरेंस कम होता है, किसके कारण, किसके कारण, टैक्स के कारण, ध्यान रखिए, कर के कारण। तो एक इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि करादान से आय का अंतर होता है, टैक्सेशन रिड्यूस इनकम गैप, ध्यान रखिएगा, इनकम गैप को रिड्यूस करता है। और इसके साथ ही कम आय वाला व्यक्ति जो है सरकारी सुविधाओं का अधिक उपयोग करता है। अब आप देखेंगे सिंपल है यार, अपने डेली रूटीन के अंदर आप देखते ही हो, ठीक है, कि क्या कोई 50,000 कमाने वाला अमीर व्यक्ति, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, 50,000 कमाने वाला अमीर व्यक्ति क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेगा, क्योंकि उनके माइंड में, सबके माइंड में ये होता है ना, सरकारी सुविधाओं में, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं कम होती हैं, फैसिलिटी कम होती है, पढ़ाई अच्छी खासी नहीं होती, है ना। तो बिल्कुल नहीं, वो किसी अच्छे से प्राइवेट स्कूल में डालेगा, कॉलेज में डालेगा, है ना, ऐसे करेगा। जबकि जो गरीब व्यक्ति है इसके पास एक्स्ट्रा धन नहीं है इतना कि जो प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटी, ठीक है, प्राप्त कर सके इनके बच्चे, तो ये क्या करेंगे, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे अच्छे, वैसे ही सरकारी हॉस्पिटल का लाभ उठाएंगे, है ना। जबकि ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। तो सिंपल कहानी अपने आसपास देखते ही हैं यार, ठीक है, जिसके पास धन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, अमीर है, तो वो क्या करेंगे, सरकारी सुविधाओं का लाभ कम उठाया नहीं करते, ठीक है, जबकि टैक्स उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, याद रखिए, ठीक है। ये 50,000 वाले ने लगभग 15,000 अपना दिया है और इसने सिर्फ 3,000 रुपये दिया है। मैं आऊँगा किस कॉन्सेप्ट पे कि ये 7,000 इसके पास कितना गुजारा हो जाएगा, मैं आऊँगा इस कॉन्सेप्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सोचिए कि अमीर व्यक्ति ने ज़्यादा टैक्स दिया है पर फिर भी वो क्या कर रहा है, सरकारी सुविधाओं का लाभ कम उठा रहा है, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे देखिए कि इस तरह से कर का आय का पूर्ण वितरण करते हैं, ठीक है। उस सेम कहानी मैंने आपको बताया
कि यार देखिए 50,000 वाले से, ठीक है, 50,000 जो व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, इनकम है उसकी, और एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 10,000 रुपये है, दोनों से टैक्स वसूल कर लिया सरकार ने, ठीक है, कितना वसूल कर लिया, इससे करेंगे 15,000 रुपये और इससे करेंगे 3,000, कितना 18,000 सरकार के पास गया, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, सड़क बनवाएगी। अब बताइए, जो सड़क वगैरह है, हॉस्पिटल बनाएगी, सरकारी जो स्कूल बनाएगी, जो भी, ठीक है, अब इसका यूज़ जो है वो कौन करेगा, ठीक है, इसका यूज़ कौन करेगा, यही करेंगे ना, यही जनता करेगी, ठीक है। तो मतलब सिंपल ये है कि मतलब दोनों की आयों में से कुछ हिस्सा प्राप्त किया और उसको उन्हीं में बांट दिया, पूर्ण वितरण करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो ये अपने कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट द टैक्स इनकम इन दिस वे, मतलब ये एक तरीका है, ठीक है, कि आय के पूर्ण वितरण का यह एक तरीका कह सकते हैं अपने, मेथड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। ये मैंने आपको लाइन पढ़ी नहीं थी, क्योंकि ये लाइन आपको समझाने वाला था, क्योंकि ये लाइन हर बार लिखी होती है, जो मैंने आपको बताया सिंपल लाइन है, पर आपका जो सोचने का तरीका है वो इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग करिए ताकि मज़ा आए पढ़ने में, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, तभी आप कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, दहाड़ पाएंगे। उसके बाद देखें करापात क्या होता है, ठीक है। अब करापात जो है और कराधान, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चे, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसको देखते हैं, करापात या कराधान, वह बिंदु जहां कर लगता हुआ दिखाई देता है उसे करापात बिंदु कहते हैं। द पॉइंट वेयर टैक्स इज सीन टू बी लेविड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दूसरा देखिए, लाइन को मैं बताता हूँ, आपको समझाऊंगा। किसी कर के लगाए जाने पर उसका भुगतान वास्तव में जो करता है उसे कराघात का बिंदु कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए कहीं, अच्छा खासा खाना खाया, ठीक है, और आज आपने एक नाम सुना होगा, आज तो क्या काफ़ी सारों से सुना है, ठीक है, जीएसटी के बारे में, कि आपकी हर चीज़ पर जीएसटी लगती, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में गिना जाता ना, ठीक है। अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, बिल बन गया 525 रुपये का, और इसमें लिखा होता है नीचे जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी वगैरह 2.5%, 5% जीएसटी लग गई। अब ये जीएसटी आपके जो आपने जो खाया है वो उसके इंक्लूड है, ठीक है। आपको अलग से कोई टैक्स फाइल नहीं करनी है कि आप कहीं सरकारी दफ्तर में जाएंगे और मैंने खाना खाया था इसका जीएसटी पे लिए वलाला जो भी, आपको नहीं करना। ये जिम्मेदारी किसकी है बताइए, ये जिम्मेदारी उस रेस्टोरेंट की है जहाँ पर आपने खाना खाया, वो आपसे वसूल करेगा, ठीक है, वो धन आपसे वसूल करेगा। तो मतलब जो आप पर जो भुगतान लग रहा है, ठीक है, तो वो किस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है बताइए, इम्पैक्ट टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है ना, मतलब ऐसे टैक्स जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है, जैसे जीएसटी, जीएसटी में करापात किस पर लगा भाई, करापात दुकानदार पर है, लेकिन कराघात ग्राहक पर है, क्योंकि जेब से आपसे निकला भाई, कंज्यूमर की जेब से निकला है। कराघात इम्पैक्ट कहाँ पर है, ग्राहक पर है, जबकि करापात का होता है जो टैक्स फाइल कर रहा है, जो टैक्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे अपने करापात कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं, जबकि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स उसे कहते हैं जो जिसकी जेब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई, जिसकी जेब खाली हो रही है टैक्स की वजह से, ठीक है, उसे अपने कहते हैं कराघात। अब आप कहोगे प्रॉपर्टी टैक्स या इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स दोनों ही में ही क्या होता है, करापात भी लगता है और कराधान भी लगता है, क्योंकि वो मैंने टैक्स फाइल किया, सरकार ने मेरे पर टैक्स लगाया, मैंने टैक्स फाइल किया और मैंने ही क्या किया, टैक्स पे किया, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चे, ठीक है। आई होप ये टैक्स के बारे में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स या टैक्स की जो एक डेफिनेशन है, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कवर किया, ठीक है। और आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, इसके अंदर अपने करने जाएंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है टैक्स के बारे में, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय बाय।